हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आप सभी गंगा एकेडमी प्लेटफॉर्म पे सादर आमंत्रित हैं, संपूर्ण भारत के एक एक आम नागरिक। तो देर किस बात की मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए। आपका अपना मंच, अपना प्लेटफॉर्म, अपना परिवार गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो गंगा एकेडमी परिवार पे आप सभी आइए, अपने मोबाइल फोन में, अपने लैपटॉप में यूट्यूब को ओपन कर लीजिए और सर्च बार में जाके गंगा एकेडमी सर्च कर दीजिए और स्वामी विवेकानंद के लोगो वाला चैनल आपको मिल जाएगा। उसी लोगो वाले स्वामी विवेकानंद के वाले लोगो वाले चैनल पर आप सभी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी आल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिक होते ही सबसे पहले वो वीडियो आपको मिले और कोई भी टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को देखिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो, क्योंकि हर एक वीडियो में आपकी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और वीडियोस को देखकर लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अपने मित्रों, संबंधियों, परिजनों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर कर दीजिए दोस्तों कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक आप सभी से पहुंचा दीजिए। भारत के प्रत्येक एक आम नागरिक तक आप सभी से पहुंचाइए। और आप सभी भारत के एक एक आम नागरिक, एक एक परिवार, एक एक सदस्य को तहे दिल से साहिदे कोट कोट प्रणाम करते हुए आप सभी को नमन करते हैं कि गंगा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी फटाफट आ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए, क्योंकि ये गंगा एकेडमी प्लेटफॉर्म आपके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले दिनों में आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ये प्रक्रिया निरंतर आपके लिए चलती रहेगी और संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी, फुल सिलेबस पर आधारित आपकी एक एक टॉपिक आप सभी को गंगा एकेडमी पर निःशुल्क मिलेगा। पीडीएफ सहित उपलब्ध होगा। बस आप सभी अपने घरों से गंगा एकेडमी को इसके माध्यम से संपूर्ण भारत की हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकोगे। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। तो आज हम शुरू किए थे भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान के हर एक इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद को हम श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं। तो आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 तक हम पिछले सेशन में पढ़ चुके थे। इससे पहले वाले वीडियो अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो हम एडवाइस करते हैं कि आप सभी इससे पहले वाले वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि हर एक वीडियो पूरी क्रम से आपको प्लेलिस्ट में बनी है। और जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो हर एक वीडियो को क्रम से देख सकोगे। जब आप वीडियोस को क्रम से देखोगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो इससे पहले हम वाले वीडियो में हम अनुच्छेद 44 तक चर्चा कर चुके हैं आप सभी से, और आज के इस एपिसोड में आप सभी को अनुच्छेद 44 से आगे के एक एक अनुच्छेद पर विस्तृत चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। तो चलिए फटाफट एक बार आप सभी जुड़ जाइए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दे दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए और चैनल को अधिक हर जगह शेयर कर दीजिए। संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक इसे पहुंचा दीजिए। और आप सभी भारत के एक एक आम नागरिक गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो जुड़ जाइए मेरे साथ और अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं आपके बीच। तो अनुच्छेद 44 में मैंने आपसे चर्चा किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या है। तो अनुच्छेद 44 में बात आती है सामान्य सिविल संहिता की। आप सभी सामान्य सिविल संहिता को सुने होंगे। तो सामान्य सिविल संहिता आपसे कोई पूछे या परीक्षा में पूछ ले कि निम्नलिखित में से बताइए
भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में सामान्य सिविल संहिता की बात की गई है? तो सामान्य सिविल संहिता की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में होती है। अनुच्छेद 44 में आपको याद कर लेना है कि नागरिकों के लिए सामान्य सिविल संहिता की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44। याद कर लीजिए। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद आता है 45 और 45 में याद कर लीजिए आप कि बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, यानी कि बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की जब बात आती है तो आपको एक चीज 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों के लिए याद कर लेना है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क की शिक्षा की बात आती है बालकों के लिए अनुच्छेद 45 में। तो अनुच्छेद 45 में आपको भारतीय संविधान के में दिया हुआ है कि हर एक बालक, हर एक बालिका कक्षा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक हर एक बालक बालिका को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद मूल अधिकार में भी ये प्रावधान है और ये अनुच्छेद 45 में भी आप यहाँ पढ़ रहे हो नीति निर्देशक तंत्र में। यानी ये 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का जो निःशुल्क शिक्षा है और अनिवार्य शिक्षा का है, ये नीति निर्देशक तत्व में भी है और फंडामेंटल राइट में भी इसे संशोधन करके वहां भी डाल दिया गया है। तो अनुच्छेद 45 में आप याद कर लीजिए कि बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा है और निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष के लिए है? तो याद कर लीजिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक। यानी हर एक बालक बालिका जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में है, 6 ईयर से 14 ईयर के बीच में जो बालक बालिका है उन्हें अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट भारतीय संविधान का आता है अनुच्छेद 46। तो अनुच्छेद 46 में एक शब्द दुर्बल वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति याद कर लीजिए। यानी दुर्बल का मतलब होता है कमजोर वर्ग वाले। एससी एसटी, एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति और एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। तो यानी दुर्बल, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की अवधि, यानी यहाँ याद कर लीजिए अनुच्छेद 46 में कोई दुर्बल वर्ग हो, अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का हो और एससी का हो, कमजोर वर्ग के हैं, उन्हें शिक्षा व अर्थ संबंधी जो हित है उसमें अभिवृद्धि की बात करता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो 46 याद कर लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 में दुर्बल वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति एससी के लिए, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए जो शिक्षा व अर्थ मतलब होता है पैसे से संबंधित, यानी शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि की बात उन्हें करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46। याद हो गया? उम्मीद करता हूं आप सभी याद हो गया होगा। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद आते हैं 47 में। तो अनुच्छेद 47 में आपको याद कर लेना है क्या मेरे प्यारे बच्चों? आइए हम बढ़ते हैं भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 47 की ओर। तो 47 में लोक स्वास्थ्य, यानी लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु राज्य का कुछ कर्तव्य होता है, तो उन कर्तव्यों की बात किया करता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो याद रखिएगा 47। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 में लोक स्वास्थ्य में जो सुधार हेतु राज्य भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 में बात किया जाता है
लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु कुछ राज्य का कर्तव्य है। तो लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु राज्य का कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो याद कर लीजिए 47 में लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु राज्य का कर्तव्य है। तो याद कर लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में याद कर लीजिए लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु राज्य का कर्तव्य भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 में याद कर लीजिए लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु राज्य का कर्तव्य। तो निम्नलिखित में से परीक्षा में पूछ ले कि निम्नलिखित में से लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु राज्य का कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा 47 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु राज्य का कर्तव्य याद रखना है। नेक्स्ट भारतीय संविधान के बढ़ते हैं अनुच्छेद 48 में। तो अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि व पशुपालन संगठन यानी बीफ बैंक। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 में 48 में कृषि एग्रीकल्चर व पशुपालन संगठन से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48। तो अनुच्छेद 48 याद कर लीजिए कृषि व पशुपालन संगठन याद कर लीजिए अनुच्छेद 48 में याद कर लीजिए कृषि व पशुपालन संगठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 याद कर लीजिए कृषि व पशुपालन संगठन। तो कृषि व पशुपालन संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद कर लीजिए 48। तो अनुच्छेद 48 में क्या हो जाएगा? कृषि व पशुपालन संगठन। नेक्स्ट आते हैं इसी भारतीय संविधान का एक इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है 48 का ही है का यानी 48A। तो भारतीय संविधान का 48 का में यहाँ आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसको याद कर लीजिए क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो 48 का में क्या है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 48 का 48 का अनुच्छेद 48 का में क्या है? तो आपको याद करना है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। तो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण वन व वन्यजीवों का यहाँ संरक्षण की बात किया हुआ है। तो भारतीय संविधान का 48 अनुच्छेद 48 48 का जिसे 48 का ए भी कह सकते हो। तो 48 के ए में क्या है? पर्यावरण याद कर लीजिए पर्यावरण वन व वन्य जीवों का संरक्षण वन्य जीवों का संरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में क्या है? याद कर लीजिए अनुच्छेद 48 में कृषि व पशुपालन संगठन है और 48 का में याद कर लीजिए पर्यावरण। 48 का में पर्यावरण और पर्यावरण के साथ साथ वन व वन जीवों के का संरक्षण की बात आती है। वन तथा वन व वन जीवों का संरक्षण की बात आती है
किस अनुच्छेद में? तो 48 का में। तो याद कर लीजिए, ये दोनों अनुच्छेद में कंफ्यूजन ना हो मेरे प्यारे बच्चों। जब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 पूछा जाए, सिर्फ 48, सिर्फ आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48 पूछे, तो कृषि व पशुपालन संगठन होगा। और 48 का की बात की गई हो तो वहां 48 की बात कही गई हो अनुच्छेद का, तो वहां पर्यावरण, वन व वन्य जीवों का संरक्षण की बात किया जाता है। तो पर्यावरण से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? वन व वन्य जीवों के संरक्षण की बात भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो 48 का। और कृषि व पशुपालन संगठन की बात भारतीय संविधान का अनुच्छेद सिर्फ 48। तो याद कर लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 में कृषि व पशुपालन संगठन और 48 का में पर्यावरण है, वन व वन्य जीवों से संबंधित संरक्षण है। तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं अगला अनुच्छेद भारतीय संविधान का 49। तो 49 में क्या है? जो देश में, जो भारत देश में जो कुछ स्मारक होते हैं, नेशनल स्तर पर राष्ट्रीय स्मारक होते हैं, स्थान होते हैं, वस्तु होते हैं, तो उनकी संरक्षण की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49। तो 49 में क्या याद करना है? याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। तो याद कर लीजिए, आते हैं अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 49 में आते हैं राष्ट्रीय स्मारकों, राष्ट्रीय स्मारकों, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, तथा वस्तुओं का संरक्षण, वस्तुओं का संरक्षण। निम्नलिखित में से बताइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 में कौन सा प्रक्रिया है, कौन सा प्रावधान है? अनुच्छेद 49 में कौन सा चीज लिखा हुआ है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, जब कोई बात राष्ट्रीय स्मारक से संबंधित आती है, किसी स्थान से संबंधित बात आती है, किसी वस्तुओं के संरक्षण की बात आती है, तो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में दिया हुआ है। याद कर लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों, वस्तुओं व स्थानों का संरक्षण करता है। जो देश में जगह जगह राष्ट्रीय स्मारक बने हुए हैं, स्थान बने हुए हैं, वस्तु बना हुआ है, उन सभी का संरक्षण की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49। तो अनुच्छेद 49 में याद कर लीजिए, राष्ट्रीय स्मारक, स्थान व वस्तुओं का संरक्षण। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50। तो आते हैं अगले अनुच्छेद में, आर्टिकल 50 में। तो आर्टिकल 50 में क्या याद करना है? लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए आर्टिकल 50। तो 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का यहाँ बंटवारा कर दिया जाता है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण हो जाता है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 50 में। तो 50 में याद कर लीजिए, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका जो ये सरकार होती है, ये कार्यपालिका, सरकार और सरकार के अंग कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और न्यायपालिका कोर्ट कचहरी जो होता है, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अधीनस्थ कोर्ट, तहसील कोर्ट,
ये जो कोर्ट बैठता है ये न्यायपालिका के अंतर्गत आता है, यानी अनुच्छेद 50 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका वाले अंग से न्यायपालिका के अंग को यहाँ अलग कर दिया गया है, बांट दिया गया है, बंटवारा कर दिया गया है। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों भूलोगे? आपके परीक्षा में पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कार्यपालिका को न्यायपालिका से बांट के अलग कर दिया गया है, पृथक्करण कर दिया गया है, तो आप उत्तर लगा दीजिएगा, ऑप्शन लगा लीजिएगा अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 याद कर लीजिए, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण और पृथक्करण से तात्पर्य होता है बंटवारा से। बंटवारा यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका का यहाँ बंटवारा किया जाता है, पृथक्करण कर दिया जाता है अनुच्छेद 50 में। तो याद कर लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यानी कि बंटवारा। नेक्स्ट भारतीय संविधान का आते हैं आर्टिकल 51। तो 51 में क्या है? आईआर। एक शब्द आपको आईआर आपका एक टॉपिक है, पढ़ते होंगे। इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो ये आईआर आपका भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 से तात्पर्य है, यानी 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। जो विदेशी फॉरेन स्तर पर, विदेशी स्तर पर जो अंतरराष्ट्रीय, जो एक देश दूसरे देश से, एक कंट्री दूसरे देश से जो संबंध रखते हैं, उन संबंध की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51। यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? तो याद कीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जब बात आती है तो वहां भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 याद कर लीजिएगा। तो अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बात की जाती है आर्टिकल 51 में। तो याद कर लीजिए, आर्टिकल 51, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या है? याद कर लीजिए, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बात भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 करता है। तो याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 51 में क्या है? अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बात होती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में। अब 51 तक हम आ गए। अब यहीं पर एक भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और उस संशोधन के अंतर्गत एक जोड़ा गया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का। तो 51 का में क्या याद कर लेना है? मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी। याद कर लीजिए, अनुच्छेद 51 का या इसे 51 का ए भी कह सकते हैं। तो 51 ए में आपको याद कर लेना है फंडामेंटल ड्यूटी, यानी मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है
फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया है, तो याद कर लीजिएगा मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी की बात किया जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का, तो 51 का में मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, इसे कभी कभी मौलिक कर्तव्य भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मूल कर्तव्य है लिखा जा रहा है मिले या मौलिक कर्तव्य मिले, दोनों एक ही बात है। और इंग्लिश में तो इसे फंडामेंटल ऑफ राइट, फंडामेंटल ऑफ राइट नहीं, फंडामेंटल ऑफ ड्यूटी। 51 का मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ऑफ ड्यूटी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो 51 का में, याद कर लीजिए। अब यहाँ तक तो आपको एक एक अनुच्छेद याद ही कर लेना है, और यहाँ से यहाँ तक 51 का तक आपको कोई अनुच्छेद भूलना नहीं है। एक एक अनुच्छेद आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से लेकर 51 का तक, ये आपके लिए हर एक अनुच्छेद महत्वपूर्ण है और इसे आपको याद करना ही करना है। इसमें कोई ढीलाढालाई नहीं है। इसमें मेरे प्यारे बच्चों कोई लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि जिस स्टूडेंट, जिस विद्यार्थी को, जिस हमारे बच्चे को अनुच्छेद 1 से लेकर 51 का तक उसे अपने माइंड में फीड कर लिया और याद कर लिया पूरी तरह से, उसका मैक्सिमम क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने पाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अधिकतर क्वेश्चन अनुच्छेद से जो पूछे जाते हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर 51 का तक ही पूछे जाते हैं, और इसका एक एक अनुच्छेद आप सभी को याद करना है। अब उसके 51 का के बाद कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो नहीं पूछे जाते हैं, और कुछ अनुच्छेद, उन अनुच्छेदों से आप बाइकाट भी हो सकते हैं। और अनुच्छेद 51 के बाद आपको क्या क्या महत्वपूर्ण है, उसको मैं अब हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे। जो 51 अनुच्छेद 51 के बाद जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में दिखा है, पूछा जाता है, आपके क्वेश्चन बैंक में रहता है, इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप देखोगे, उन सारे क्वेश्चन को, उन सारे आर्टिकल को हम एक एक करके हम आगे फिर बताते हुए चलूंगा, जिससे एक अनुच्छेद आपका गलत ना हो। लेकिन अनुच्छेद 51 का तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 51 का तक आप सभी एक एक अनुच्छेद को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में सवाल हर एक अनुच्छेद से पूछा जाता है और आप सभी को याद करना ही है। इसमें कोई आप सभी को कंजूसी नहीं करना है। तो 51 का तक एक एक अनुच्छेद याद कर लीजिएगा। अब 51 के बाद क्या क्या याद करना है उसको मैं एक एक करके बताते हुए चलते हैं। तो नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद आता है 52। तो 52 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अब मैंने यहां से क्या कहा, भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, संघ और उसका राज्य। अनुच्छेद 2 में मैंने, भाग 2 में मैंने बताया था 5 से 11 अनुच्छेद तक नागरिकता। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ऑफ राइट, 12 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अब अनुच्छेद 36 से 51 तक नीड रिस्ट्रिक्टेड टू डीपीएसपी। उसके बाद 51 का मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। अब यहाँ से अनुच्छेद 51 से लेकर, अनुच्छेद 51 तो हो गया मूल कर्तव्य। अब अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक आपको याद करना है भारतीय संविधान का भाग
5 के अंतर्गत आता है और यहाँ आपको राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। कौन कौन? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से लेकर 151 संघ, भाग 5 संघ है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 और 52 से लेकर 62 तक हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक ये 10 आर्टिकल में हम राष्ट्रपति के रूप में ये अनुच्छेद है पढ़ने वाले हैं। तो अगला अनुच्छेद आते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 अनुच्छेद 52 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में एक राष्ट्रपति होगा? ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो याद कर लीजिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति का होना निर्धारित है। यानी भारत का जो राष्ट्रपति भारत में होता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 52 याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट भारत का अनुच्छेद आता, नेक्स्ट आर्टिकल आता है 53। तो 53, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 53 क्या कहता है? तो 53 में याद कर लीजिएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति याद कर लीजिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में। तो अनुच्छेद 53 में याद कर लीजिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका शक्ति की प्रक्रिया दी हुई है? तो याद कर लीजिएगा, भारतीय संविधान के संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में निर्धारित है, 53 में बात किया हुआ है। तो याद कर लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54। तो 54 याद कर लीजिए, अनुच्छेद 54। तो 54 में क्या है? अगर भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति है, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति है, तो अनुच्छेद 54 में क्या होगा? तो 54 में याद कर लीजिए कि ये जो राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत में एक राष्ट्रपति होता है, तो ये राष्ट्रपति का यहाँ चुनाव की प्रक्रिया बताई हुई है। यानी भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रक्रिया है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में याद करना है। तो अनुच्छेद 54 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55। तो 55 में 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन और 55 में याद कर लीजिएगा निर्वाचन की रीति, यानी निर्वाचन की पद्धति क्या है। तो ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में है और निर्वाचन
राष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में है। तो 55 में क्या याद कर लेना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में प्रक्रिया दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में याद कर लीजिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, जबकि 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति और 52 में भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति की पदावधि आती है कि भारत के राष्ट्रपति के पदावधि की जो 5 साल के लिए भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अगला अनुच्छेद 56 में आते हैं। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, राष्ट्रपति की पदावधि है, जो 5 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में रहता है, तो 5 वर्ष भारत के राष्ट्रपति की पदावधि, कार्यकाल, समय अवधि, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 56 में याद कर लीजिए भारत के राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57। तो अनुच्छेद 57 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए अनुच्छेद 57 में भारत की राष्ट्रपति का क्या, एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, पात्र है वो। तो ये भारत का अगला अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में याद कर लीजिए राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हेतु पात्रता, राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन हेतु पात्रता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 में याद कर लेना है। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन हेतु, राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन हेतु पात्रता, भारत की राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हेतु जो पात्रता का प्रकरण है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 57 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में याद कर लीजिए भारत का राष्ट्रपति, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, 56 में राष्ट्रपति की पदावधि और 57 में राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन हेतु पात्रता। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 तक आप सभी याद कर लीजिए। कहीं किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए, हम पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी आर्टिकल में आप सभी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और एक एक अनुच्छेद आप सभी आत्मसात कर रहे हो, ऐसा मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। तो एक बार अगर रिकॉल करें, अभी तक जितना मैंने आपको बताया एक बार रिकॉल करें, जिससे बार बार पढ़ने से
सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इस नाते मैं ये उद्देश्य बनाता हूँ कि आप सभी जब बार बार एक ही चीज़ को पढ़ते जाओगे तो सेशन में ही आप सभी को याद हो जाएगा, आप सभी आत्मसात कर लोगे। और वीडियोस को 2-3 बार लगातार जब देख लोगे तो सारी एक एक आर्टिकल आपको रट जाएगा, एक एक भाग आपको रट जाएगा, एक एक अनुसूची रट जाएगा, एक संशोधन आप सभी रट जाओगे और कभी भूलोगे नहीं। तो चलिए पुनः एक बार याद करते हैं एक एक अनुच्छेद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए सामान्य सिविल संहिता। एक शब्द आप सभी अक्सर पेपर में आता है, सामान्य सिविल संहिता की बात। तो ये सामान्य सिविल संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत आता है, तो आपको याद कर लेना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में बात होती है सामान्य सिविल संहिता की। तो हर एक भारत के प्रत्येक आम नागरिक को एक सामान्य सिविल संहिता की बात करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 44। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए सामान्य सिविल संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए सामान्य सिविल संहिता की बात करता है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45। और अनुच्छेद 45 क्या बात करता है, बालकों के लिए, यानी अनुच्छेद 45 में याद करना है हर किसी बालक बालिकाओं या हर किसी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, तो याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 के अंतर्गत हर एक बच्चों को, हर एक बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45। और ये निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा जो प्रावधान है कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच में है, तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष का अगर कोई भी बच्चा है, कोई बालक बालिका है, तो उसके लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत के अनुच्छेद 45 में 45 में यह प्रावधान है कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उसको दिया जाएगा। तो ये आप सभी याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा है, और ये निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में दी जाती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46। अब आते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में। तो 46 में याद कर लीजिएगा, कोई व्यक्ति दुर्बल हो, यानी दुर्बल का मतलब होता है कमजोर व्यक्ति का वर्ग हो, अनुसूचित जाति का हो जिसे एससी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति का हो यानी एसटी का हो, यानी दुर्बल वर्ग, कमजोर वर्ग के लिए, एससी एसटी वालों के लिए शिक्षा व अर्थ संबंधी जो बात होती है, उस शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46। याद कर लीजिए, अनुच्छेद 46 में दुर्बल वर्ग, अनुसूचित जाति, एससी एसटी, अनुसूचित जनजाति को शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद 47 में क्या याद करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद 47 में याद कर लीजिए, जब बात अनुच्छेद 47 की आती है तो यहाँ अनुच्छेद 47 में आपको पता होना चाहिए कि
यहाँ लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु राज्य का कर्तव्य, यानी लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु राज्य का कर्तव्य का प्रावधान है। राज्य को कुछ कर्तव्य दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 47 में लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु राज्य की कर्तव्य की बात किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 आ जाइए। तो 48 में याद कर लीजिए, अनुच्छेद 48 में याद कर लीजिए, कृषि व पशुपालन के बीच संगठन, कृषि व पशुपालन में संगठन की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 बी में। याद कर लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन का संगठन की बात करता है। कृषि व पशुपालन के संगठन की बात भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो याद कर लीजिए 48। तो 48 में कृषि व पशुपालन संगठन हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका 48 का एक और याद करना है, 48 का यानी कि 48 ए। तो भारतीय संविधान के 48 ए में इन्वायरमेंट को याद कर लीजिए। 48 क्या में क्या है इन्वायरमेंट, जिसे हिंदी में पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण के साथ साथ आपको याद कर लेना है वन व वन्यजीवों का संगठन। तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का में याद कर लेना है, पर्यावरण और इसके साथ साथ वन व वन्यजीवों के संगठन की संरक्षण की बात करता है। पर्यावरण की संरक्षण की बात हो, वन व वन्यजीवों के संरक्षण की बात हो, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का में आता है। तो 48 का में पर्यावरण व वन व वन्यजीवों के संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 48। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49। तो 49 में याद कर लीजिए, देश में जो राष्ट्रीय स्मारक बने हुए हैं, स्थान बने हुए हैं, वस्तुएं हैं, उनके संरक्षण की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49। तो भूलिएगा मत, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 कोई राष्ट्रीय स्मारक हो, स्थान हो, वस्तुओं हो, उन सभी का संरक्षण करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49। याद करिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 आता है आपके बीच, और 50 में याद करना है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव बंटवारा। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण बंटवारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में याद कर लेना है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का बंटवारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 में क्या है? IR, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर शांति व सुरक्षा की बात करता है भारतीय संविधान की अनुच्छेद 51। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो याद कीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय शांति हो या उसकी सुरक्षा हो, तो इसकी बात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 करता है। तो अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बात, अंतरराष्ट्रीय 51 में, अनुच्छेद 51 में IR अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। तो अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा याद कर लीजिए, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का आ जाता है, जिसे बाद में जोड़ा गया था एक मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में इसे जोड़ा गया है, याद कर लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है।
51 का में मौलिक कर्तव्य की बात आती है, मौलिक मूल कर्तव्य की बात आती है, फंडामेंटल ड्यूटी की बात आती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 आता है। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक आप सभी के दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए और यहाँ तक आपको कोई लापरवाही नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। हर एक संविधान का अनुच्छेद 1 से लेकर 51 का तक आप सभी के दिमाग में बिल्कुल ही याद होना चाहिए, इसको भूलना ही नहीं है क्योंकि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे आता है अनुच्छेद 52 से लेकर आगे। तो अब 51A के बाद कौन कौन सा अनुच्छेद महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है उसकी चर्चा अब आगे करते हैं। तो अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक मैंने बताया था भाग 5 के अंतर्गत आता है। अब भाग 5 हम शुरू करते हैं में आ गए हैं अनुच्छेद 52 से लेकर 151 और ये है संघ सरकार यानी केंद्र सरकार की बातें यहाँ की जाएंगी। तो अनुच्छेद 52 में क्या है? अनुच्छेद 52 में याद कर लीजिए कि सबसे पहले हम 52 से राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति से संबंधित ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कही हुई है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 में। तो 52 में याद कर लीजिए भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है भारत के राष्ट्रपति का पद के बारे में? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अब राष्ट्रपति अगर अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत में एक होगा तो उसके बारे में अब आगे के अनुच्छेद में फिर आता है। अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति। जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित होगा। ये अनुच्छेद 53 में कहा गया है। तो अनुच्छेद 52 याद कर लीजिएगा कि भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में जो संघ की कार्यपालिका होती है उसकी शक्ति बताई गई है, अर्थात ये संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी संघ का सबसे सर्वेसर्वा कौन होता है कार्यपालिका का? तो संघ की कार्यपालिका का सबसे सर्वेसर्वा राष्ट्रपति होता है। यही यहाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में बताया गया है। यानी अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में। तो 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति भी यहाँ दिया हुआ है अनुच्छेद 53 में। नेक्स्ट अब आते हैं भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 54। तो 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में प्रक्रिया बताई हुई है। यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 54 में भारत का एक राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 54 में याद करना है। यानी अनुच्छेद 54 में भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन की प्रक्रिया बताई हुई है। अब ये निर्वाचन यानी राष्ट्रपति कैसे बनेगा? निर्वाचन के द्वारा बनेगा, वोट मतदान प्रक्रिया के द्वारा बनेगा। और ये जो भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है कैसा निर्वाचन होता है? प्रत्यक्ष मत नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इसका। तो यानी आप जो प्रतिनिधियों को चुनकर भेजे होते हो वो प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष प्रणाली के अंतर्गत वो राष्ट्रपति चुनते हैं। यानी आम चुनाव इसके लिए नहीं होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के अनुच्छेद 54 में बताया गया है। अब 55 में आते हैं। तो 55 में ये जो भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है इसकी रीत के बारे में यहाँ बताया गया है। यानी जो निर्वाचन की रीति है कैसी है? तो ये अनुच्छेद 55 में बताया गया है। तो रीत है ये एकल संक्रमणीय रीत अप्रत्यक्ष मतों द्वारा
अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनाव होता है भारत के राष्ट्रपति का। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई है अनुच्छेद 55 में, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट भारत के राष्ट्रपति का अनुच्छेद आता है, नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि बताई गई है, यानी जो राष्ट्रपति भारत में होता है कितने साल तक होता है, उसका कार्यकाल कितना समय तक सीमित होता है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि कार्यकाल के बारे में कहता है। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57। तो 57 याद कर लीजिएगा, राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन के हेतु पात्रता, यानी क्या राष्ट्रपति एक बार चुन लिया गया तो दोबारा भी भारत का राष्ट्रपति हो सकता है। तो ये राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन हेतु पात्रता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 कहता है। तो अनुच्छेद 57 में याद कर लेना है, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन हेतु पात्रता। तो एक बार कहिए सुपर फास्ट तरीके से आप सभी को रिकॉल कर दें, जिससे आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो चलिए सुपर फास्ट याद करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता है, यानी समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा बालकों के लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष वालों के लिए अनुच्छेद 45। दुर्बल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC/ST को शिक्षा व संबंधी के हितों में वृद्धि करता है अनुच्छेद 46। लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद 47। कृषि व पशुपालन संगठन अनुच्छेद 48 का में याद कीजिए पर्यावरण और इसके साथ साथ वन व वन जीवों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का बंटवारा करता है। 51 में अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी। अब आते हैं भाग 5 में अनुच्छेद 52 से। तो 52 में भारत का राष्ट्रपति होता है। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कैसी है, रीति कैसी है, ये जानते हैं। और 56 में अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि अर्थात कार्यकाल कितने साल तक होता है राष्ट्रपति रह सकता है। 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन हेतु पात्रता। तो ये रहा भारतीय संविधान के एक एक अनुच्छेद हमने 44 से लेकर 57 तक आप सभी के बीच चर्चा हुआ, परिचर्चा हुआ, वार्तालाप हुआ। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। कैसा लगा आज का सेशन, प्यारा सा अपना सुझाव हमें जरूर दीजिएगा, जिससे कहीं अगर आपको कंफ्यूजन हो तो पुनः आपके बीच समझाने का प्रयास करूं। तो बस आप सभी से बार बार गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, सहृदय कोट प्रणाम करते हुए आप सभी भारत के प्रत्येक आम नागरिक को नमन करता हूं कि आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए, क्योंकि ये गंगा एकेडमी मंच एक परिवार एक प्लेटफॉर्म आप सभी का है और आप सभी के प्यार और सपोर्ट पर ये संचालित किया जा रहा है। तो आप सभी से अगर कोई शुल्क की डिमांड नहीं किया जा रहा है तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट और प्यार रहेगा तो आने वाले दिनों में संपूर्ण भारत के हर एक कंपटीशन की, हर एक क्षेत्र के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप सभी पूरी तरह से कंप्लीट सिलेबस पर करोगे, PDF सहित करोगे। और आप सभी बस चैनल पर आइए, सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस करके लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर इसे अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि ये गंगा एकेडमी मंच परिवार संपूर्ण भारत के हर घर,
हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक एक आम नागरिक तक आप सभी से पहुंचा दीजिए। बस इतनी सी आप सभी से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, सहृदय कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। इतनी सी आप इसे शेयर करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक, भारत के एक आम नागरिक तक पहुंचा दीजिए। और आप सभी भारत के एक आम नागरिक को फिर अपील करते हुए प्रार्थना कर रहा हूं कि फटाफट चैनल पर आइए, सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबाकर हमें लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से प्यार और सपोर्ट निरंतर देते जाइए। आपके प्यार और सपोर्ट के बल से हम आने वाले दिनों में आपके लिए संपूर्ण भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको कहीं किसी महानगर में किसी कोचिंग में पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी अपने घर से पूरी तरह से निःशुल्क रूप से संपूर्ण सिलेबस पर आप अपने घरों पर सुव्यवस्थित ढंग से PDF सहित गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकोगे और अच्छे से अच्छे परीक्षा में परफॉर्मेंस के साथ अपने सपनों को साकार करके एक सरकारी नौकरी लेने में कामयाब होंगे। और जब आपके सपने साकार होंगे, आपके परिवार के सपने साकार होंगे, तो निश्चित रूप से गंगा अकेडमी मंच का भी सपना साकार होगा। और यही गंगा अकेडमी मंच का उद्देश्य रहा है कि अधिक से अधिक घरों में, अधिक से अधिक परिवारों में, संपूर्ण भारत के हर घर में एक उचित शिक्षा पहुँचे, एक सरकारी नौकरी मिले। और इसी उद्देश्य से आप सभी का बेसब्री से प्यार और सपोर्ट के बल से गंगा अकेडमी पर आप सभी के लिए कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। तो फटाफट आप सभी देर मत कीजिए, कंजूसी मत कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट आ जाइए गंगा अकेडमी पर और जुड़ते जाइए, हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। और आप सभी से ने जिस दिन गंगा अकेडमी पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा कर दिया, उसी दिन आप सभी के सामने ये व्हाइट बोर्ड के स्थान पे पूरी तरह से डिजिटल बोर्ड लग जाएगा। और डिजिटल बोर्ड पर सारी कक्षाओं का शुभारंभ आप सभी को मिलने लगेगा। और बेहतर से बेहतर एडुकेटर भी आपकी गंगा अकेडमी पर जुड़ जाएंगे, जिससे आप सभी सुसंगठित ढंग से संपूर्ण तैयारी फुल सिलेबस पर अपनी PDF सहित आपकी कक्षाएं मिलने लगेंगी। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। इसके आगे फिर मिलता हूँ, बहुत जल्द आपके बीच आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मिलता हूँ बहुत जल्द। राधे राधे। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द आपके बीच। बब्बा, ऑल द बेस्ट आप सभी को। धन्यवाद।